नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार आपके साथ। मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। बताएंगे आपको इस वक्त की बड़ी खबरें, लेकिन शुरुआत करेंगे सुर्खियों के साथ। ईरान ने इजराइल पर किया हमला, तयशुदा ठिकानों पर दागे कई 100 बैलिस्टिक मिसाइल। ईरान ने कहा हिजबुल्लाह पर हमले के जवाब में की कार्रवाई। संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने मध्य पूर्व में बढ़ते संघर्ष की निंदा की, कहा तुरंत रोकना होगा ये युद्ध। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 155वीं गांधी जयंती पर स्वच्छ भारत मिशन से जुड़ी 9,600 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का करेंगे शुभारंभ और शिलान्यास। प्रधानमंत्री मोदी झारखंड में 83,300 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। जम्मू कश्मीर में तीसरे और अंतिम चरण का मतदान शांतिपूर्ण संपन्न, उत्साह से लबरेज मतदाताओं ने की बम्पर वोटिंग। हरियाणा में सभी पार्टियों ने चुनाव प्रचार में झोंकी ताकत। प्रधानमंत्री मोदी ने पलवल में जनसभा को संबोधित करते हुए विपक्ष पर साधा निशाना। अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर बड़ी खबर, जीएसटी राजस्व संग्रह में सालाना आधार पर 6.5% का इजाफा। सितंबर महीने में 1.73 लाख करोड़ रुपए से अधिक रहा जीएसटी राजस्व। भारत दौरे पर जमैका के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिले। प्रधानमंत्री मोदी के साथ हुई द्विपक्षीय वार्ता। प्रधानमंत्री मोदी ने की जमैका मार्ग की घोषणा। और सुर्खियों के बाद आइए खबरों पर नजर डालेंगे विस्तार से। और आपको बता दें कि ईरान ने इजराइल पर मंगलवार को मिसाइलों से हमला कर दिया। ईरान का दावा है कि उसने इजराइल पर 400 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं। इस हमले के साथ इजराइल में लगातार सायरन बजने लगे। इससे लोगों ने बंकरों में जाकर शरण ली। हालांकि इजराइल का कहना है कि उसने कई मिसाइलों को हवा में ही मार गिराया है। साथ ही नागरिकों को सतर्क करते हुए कहा है कि हम सब जरूरी इंतजाम कर रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक मिसाइलें दागने के बाद ईरान ने इजराइल को खुली धमकी देते हुए कहा कि युद्ध का करारा जवाब मिलेगा। इजराइल के विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि ईरान की ओर से इजराइल की तरफ मिसाइलें दागी गईं। इजरायलियों को सतर्क रहने और होम फ्रंट कमांड के निर्देशों का सटीक रूप से पालन करने का निर्देश दिया गया है। पिछले कुछ मिनटों में होम फ्रंट कमांड ने देश भर के विभिन्न क्षेत्रों में जीवन रक्षक निर्देश जारी किए। आईडीएफ इजराइल के नागरिकों की सुरक्षा के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है और करेगा। इजराइल का कहना है कि इजरायली सेना ईरानी हमले का बचाव और जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार है और इस बात पर जोर दिया कि हम समय पर हमला करेंगे। पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच अमेरिका ने पहले ही दावा किया था कि ईरान इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल हमले की तैयारी कर रहा है। साथ ही इजराइल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट के साथ फोन पर बातचीत में अमेरिकी रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन ने वॉशिंगटन का समर्थन की बात कही थी। हालांकि उन्होंने इजराइल लेबनान सीमा के दोनों ओर नागरिकों की सुरक्षा के लिए कूटनीतिक समाधान की जरूरत पर बल दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा कि मैंने और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने ईरान के इजराइल पर हमले की आशंका को देखते हुए हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा टीम की बैठक बुलाई थी। हमने चर्चा की थी कि संयुक्त राज्य अमेरिका इन हमलों से बचाव में इजराइल की मदद करने और क्षेत्र में अमेरिकी लोगों की सुरक्षा के लिए कितना तैयार है। इस बीच संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कहा कि मैं मध्य पूर्व में बढ़ते संघर्ष की निंदा करता हूं, इसे रोकना होगा। हमें निश्चित रूप से युद्ध विराम की आवश्यकता है। स्वच्छ भारत मिशन के 10 साल पूरा होने के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 अक्टूबर को 155वीं गांधी जयंती के दिन स्वच्छ भारत दिवस 2024 कार्यक्रम में भाग लेंगे। नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री 9,600 करोड़ रुपए से अधिक की स्वच्छता और साफ सफाई से जुड़ी कई परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। 2 अक्टूबर 2014 को प्रधानमंत्री ने स्वच्छ भारत अभियान के जरिए पूरे देश में स्वच्छता के जन आंदोलन की शुरुआत की थी। 2 अक्टूबर को विश्व के सबसे बड़े व्यवहार परिवर्तन के महाअभियान को 10 साल पूरे हो रहे हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली के विज्ञान भवन में 9,600 करोड़ रुपए से अधिक की स्वच्छता और साफ सफाई से जुड़ी कई परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। इनमें 6,800 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाएं शामिल हैं, जिनका उद्देश्य अमृत और अमृत 2.0 के तहत शहरी जल और सीवेज सिस्टम को बढ़ाना है। 1,550 करोड़ रुपए से अधिक की 10 परियोजनाएं राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के तहत गंगा बेसिन क्षेत्रों में पानी की गुणवत्ता और अपशिष्ट प्रबंधन में सुधार पर केंद्रित हैं। गोवर्धन योजना के तहत 1,332 करोड़ रुपए से अधिक की 15 संपीड़ित बायोगैस संयंत्र परियोजनाएं भी शामिल हैं। वहीं 2 अक्टूबर को स्वच्छता ही सेवा 2024 अभियान का भी समापन होगा। स्वभाव स्वच्छता, संस्कार स्वच्छता थीम के साथ तकरीबन 20 करोड़ से अधिक लोगों की जनभागीदारी से 25 लाख से अधिक कार्यक्रम अब तक पूरे किए गए हैं। लगभग 6.5 लाख स्वच्छता लक्ष्य इकाइयों का परिवर्तन हासिल किया गया है। 1,38,000 सफाई मित्र सुरक्षा शिविर आयोजित किए गए। लगभग 38 लाख से अधिक सफाई मित्र लाभान्वित हुए हैं। इसके अलावा एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत अब तक 45 लाख से अधिक पेड़ लगाए गए हैं। इस सफाई में सिर्फ टॉयलेट नहीं, मगर ये टॉयलेट की वजह से 60 करोड़ लोगों ने शौच क्रिया के लिए बाहर जाने की आदत बदल के घर के टॉयलेट में जाने की शुरुआत कर ली। ये अपने आप में बहुत बड़ा एक चेंज आया है। ये हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो सफाई की बात लेकर आगे चले, जो महात्मा गांधी जी की कल्पना थी उसको साकार करने की चेष्टा की, पूरे देश के लोगों ने सपोर्ट किया। एक जन आंदोलन बन गया। जन भागीदारी के साथ जो जन आंदोलन बना उसके अच्छे परिणाम आए। स्वच्छ भारत दिवस कार्यक्रम भारत की दशक भर की स्वच्छता उपलब्धियों और हाल ही में संपन्न स्वच्छता ही सेवा अभियान को प्रदर्शित करेगा। यही स्वच्छ भारत अभियान के अगले चरण के लिए भी मंच तैयार करेगा। इसमें स्थानीय सरकारी निकायों, महिला समूहों, युवा संगठनों और सामुदायिक नेताओं की राष्ट्रव्यापी भागीदारी भी शामिल होगी, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि संपूर्ण स्वच्छता की भावना भारत के हर कोने तक पहुंचे। डॉक्टर चंद्रशेखर, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 अक्टूबर को झारखंड दौरे पर हजारीबाग पहुंचेंगे। गांधी जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी हजारीबाग से देश की जनता के लिए कई योजनाओं की सौगात देने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 अक्टूबर को झारखंड का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री झारखंड के हजारीबाग में 83,300 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। देश भर में जनजातीय समुदायों के व्यापक और समग्र विकास को सुनिश्चित करने की अपनी प्रतिबद्धता के अनुरूप प्रधानमंत्री 79,150 करोड़ रुपए से अधिक के कुल परिव्यय के साथ धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान का शुभारंभ करेंगे। यह अभियान 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 549 जिलों और 2,740 ब्लॉकों में 5 करोड़ से अधिक जनजातीय लोगों को लाभान्वित करते हुए लगभग 63,000 गांवों को शामिल करेगा। इसका उद्देश्य भारत सरकार के विभिन्न 17 मंत्रालयों और विभागों द्वारा कार्यान्वित 25 हस्तक्षेपों के माध्यम से सामाजिक बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य, शिक्षा, आजीविका में महत्वपूर्ण अंतराल को दूर करना है। परिवर्तन यात्रा का समापन समावेश में भाग लेने के लिए प्रधानमंत्री जी हजारीबाग आ रहा है। ये एक बहुत बड़ा विजिट है। साथों साथ प्रधानमंत्री जी झारखंड का आदिवासियों नेता से भी मुलाकात करेगा। छात्राओं का एक डेलीगेशन से भी वो मिलेगा। जनजातीय समुदायों के लिए शैक्षिक बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री 40 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों का उद्घाटन करेंगे और 2,800 करोड़ रुपए से अधिक लागत के 25 EMRS की आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान PM जनमन के तहत
1360 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इसमें 1380 किलोमीटर से अधिक सड़कें, 120 आंगनबाड़ी, 250 बहुउद्देशीय केंद्र और 10 स्कूल छात्रावास शामिल हैं। इसके अलावा वो पीएम जनमन के तहत कई ऐतिहासिक उपलब्धियों का भी अनावरण करेंगे, जिसमें लगभग 3000 गांवों में 75,800 से अधिक विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों के घरों का विद्युतीकरण, 275 मोबाइल मेडिकल इकाइयों का संचालन, 500 आंगनबाड़ी केंद्रों का संचालन, 250 वन धन विकास केंद्रों की स्थापना और 5,550 से अधिक पीवीटीजी गांवों को नल से जल का लाभ प्रदान करना शामिल है। हजारीबाग में प्रधानमंत्री आदिवासी समुदाय के लोगों से मुलाकात के साथ ही भाजपा के परिवर्तन महासभा का समापन करेंगे। ये विजिट एक बहुत ही क्रूशियल विजिट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट विजिट है और लोग उत्साह का साथ प्रधानमंत्री जी का अपेक्षा कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पिछले 17 दिनों में ये दूसरा झारखंड दौरा होगा। इससे पहले वे 15 सितंबर को जमशेदपुर गए थे। पीएम मोदी का यह दौरा कई मायनों में महत्वपूर्ण माना जा रहा है, खासकर आदिवासी समुदाय के लिए। पीएम मोदी यहां जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान लॉन्च कर सकते हैं, जिसका उद्देश्य आदिवासी परिवारों और गांवों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार लाना है। इस अभियान से राज्य के लगभग 10,000 गांवों को फायदा होगा, जहां 50% से ज्यादा आबादी आदिवासियों की है। कुल मिलाकर पीएम मोदी का ये झारखंड दौरा राज्य के विकास और खासकर आदिवासी समुदाय के लिए कई सौगातें लेकर आ सकता है। झारखंड में विधानसभा चुनाव की घोषणा से ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तरी छोटा नागपुर की धरती का दौरा काफी अहम माना जा रहा है। 20 दिनों के अंदर दूसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड की धरती पर 2 अक्टूबर को आने वाले हैं। पीएम हजारीबाग की धरती से न केवल परिवर्तन यात्रा का समापन करते हुए भाजपा कार्यकर्ताओं को जोश भरने का काम करेंगे, बल्कि ट्राइबल समुदाय से जुड़े खास लोगों से मुलाकात कर उनकी परेशानियों से भी अवगत होंगे। सरकारी कार्यक्रम के साथ साथ पीएम के इस राजनीतिक कार्यक्रम से बीजेपी कार्यकर्ताओं में काफी उत्साहित है। सोमेश पटेल, डीडी न्यूज, हजारीबाग, झारखंड। जम्मू कश्मीर में तीसरे और अंतिम दौर की 40 विधानसभा सीटों पर मतदान संपन्न हो गया। उत्साह से लबरेज मतदाताओं ने तीसरे दौर में भी बम्पर वोटिंग की और लोकतंत्र के उत्सव को सफल बनाया। कड़ी सुरक्षा के बीच जम्मू कश्मीर का चुनाव संपन्न। उत्साह से लबरेज मतदाताओं ने की बम्पर वोटिंग। पिंक बूथ पर सेल्फी लेती ये खूबसूरत तस्वीरें लोकतंत्र के महापर्व की हैं। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के अंतिम चरण के लिए मतदाताओं में गजब का उत्साह दिखा। कतारबद्ध लोग अपनी बारी का इंतजार करते नजर आए। जोश खरोश के साथ हर उम्र हर वर्ग के लोग लोकतंत्र के उत्सव को सफल बनाने के लिए अपने घरों से निकले। कुछ मतदान केंद्रों पर पारंपरिक डोगरी पोशाक पहने मतदाता उत्सव के मूड में दिखे। सांबा, कठुआ और जम्मू जिले के अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे इलाके में मतदाताओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। ये तस्वीरें बता रही हैं कि यहाँ के लोग बदलाव चाहते हैं, बेरोजगारी से मुक्ति चाहते हैं, विकसित जम्मू कश्मीर चाहते हैं। अच्छी सरकार, साफ सुथरी सरकार हो, जो युवा जो हैं बच्चे, उनका भविष्य उज्जवल हो, जो साफ सफाई हो। यही हमारे लिए पूजा है सबसे बड़ी कि हमारा देश आगे बढ़े। ये राष्ट्रहित के लिए ये वोट है। ये पहला चुनाव है 370 टूटने के बाद, और ये चुनाव आज लग रहा है कि एक देवतुल्य चुनाव हो रहा है। जब से ये हुकूमत आई है सेंट्रल में, काफ़ी बदलाव आया है और वो काफ़ी कोशिश भी कर रहे हैं कि और बदलाव आए। इसलिए हमारा भी कुछ फर्ज बनता है कि हम उनका सहयोग दें। मतदाताओं के उत्साह ने चुनावी दंगल में ताल ठोक रहे प्रत्याशियों का हौसला बढ़ाया। सभी अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। जिस तरह का लोगों को प्रधानमंत्री जी और उनकी नीतियों पर यकीन है, जम्मू कश्मीर में पहली बार भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। जम्मू कश्मीर के लोग इस पे खुश हैं कि हमारा चुनाव हो रहा है, हमारे नुमाइंदे चुने जा रहे हैं, हमारी चुनी हुई सरकार बनने जा रही है, क्योंकि लोगों की काफ़ी मुश्किलातें हैं। नंबर गेम में तो हम जाते नहीं हैं, लेकिन मुझे लगता है अच्छा होगा। हम इक्विडिस्टेंट हैं, हमने बराबर की दूरी रखी है हर एक से। तो पिछली भी हमें अलायंसेस में प्रॉब्लम पड़ी, तो हम ऑन और ओन हैं और हम अकेले ही रहना चाहते हैं।
लोकतंत्र के इस पावन पर्व को सफल बनाने के लिए जहां मतदान केंद्रों पर सुरक्षा बलों के जवान तैनात रहे, तो वहीं बीमार और दिव्यांग मतदाताओं के लिए विशेष व्यवस्था की गई। कश्मीरी प्रवासी मतदाताओं के लिए जम्मू में 11, दिल्ली में 4 और उधमपुर में एक विशेष मतदान केंद्र बनाए गए थे। लोकतंत्र के महापर्व पर जहां बड़ी संख्या में आधी आबादी ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया, तो वहीं बांदीपुरा के मतदान केंद्र पर 100 साल की माला बेगम की वोट डालती तस्वीर चुनाव आयोग ने सोशल मीडिया पर साझा कर लोगों को अधिक से अधिक संख्या में वोट डालने के लिए प्रेरित किया। आम के साथ खास लोगों ने भी अपने मताधिकार का प्रयोग किया। जमहूरियत के जश्न में 4 चांद तब और लग गए जब आज आजादी के बाद पहली बार पश्चिमी पाकिस्तान से आए शरणार्थियों ने भी मतदान कर लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा लिया और नाच गाकर खुशी भी जताई। जब से देश आज़ाद हुआ है तो हमें आज पहली बार जो विधानसभा का वोट करने को अभी मौका लगा है, तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी खुशकिस्मत की बात है कि हम पहला वोट डाल रहे हैं। इसके पहले हमने कभी विधानसभा को वोट जो है नहीं डाला है। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के तीसरे और अंतिम चरण में 40 विधानसभा क्षेत्रों के लाखों मतदाताओं ने 415 उम्मीदवारों के राजनीतिक भाग्य का फैसला कर लिया है। 3 चरणों में संपन्न हुए मतदान का परिणाम 8 अक्टूबर को आएगा। निशांत राय, अमरेंद्र गुप्ता, धीरज कुमार के साथ रमा त्यागी की रिपोर्ट, डीडी न्यूज, जम्मू कश्मीर। हरियाणा में शनिवार को मतदान होना है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे लेकर अपनी अंतिम चुनावी सभा को पलवल में संबोधित किया। उन्होंने इस मौके पर कांग्रेस की भ्रष्टाचार की नीति पर जमकर हमला बोला। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने जहां कांग्रेस की पर्ची खर्ची के सिस्टम का जिक्र किया, तो उसे दलालों और दामादों की पार्टी भी बताया। कांग्रेस की नस नस में भ्रष्टाचार दौड़ता है। ये दलालों और दामादों की पार्टी बन गई है। कांग्रेस के राज में यहां जमीन की दलाली करने वाले मालामाल हो गए हैं, या तो दामाद जी मालामाल हो गए हैं। ये 2 ही लोग फले फूले हैं। जबकि किसान के नसीब में क्या आया? किसान को तो सिर्फ 2 रुपये का मुआवजा मिला। जो लोग 10 साल पहले हुड्डा जी की सरकार थी ना, हर किसान कहता है ये तो 2 रुपया मुआवजे वाली बड़ी आफत आई और किसानों के घर में चेक पहुंचा, क्या 2-2 रुपया का चेक। और उस सरकार की पहचान थी किसानों के घर में, किसानों के दिल में, कि 2 रुपया मुआवजे वाली सरकार है। कांग्रेस हरियाणा के नौजवानों के हितों के खिलाफ है। यहां हरियाणा में भाजपा सरकार ने करीब 1.5 लाख सरकारी नौकरियां दी, और वो भी बिना खर्ची पर्ची नौकरियां दी है। हजारों कर्मचारियों को पक्का किया। लेकिन अब कांग्रेस वाले फिर वही खर्ची पर्ची सिस्टम हरियाणा में वापस लाना चाहते हैं, आप पर थोपना चाहते हैं। सरकार बनने के आसार, वो आशा छोड़ चुके हैं। दूर दूर तक कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं। लेकिन लूट खसूट का बंटवारा अभी से हो गया है। ये है कांग्रेस की सच्चाई। और आइए सीधा रुख करेंगे ईरान हमले से संबंधित एक प्रसारण का। And to the family of the Palestinian civilian in Jericho. Obviously, my update here is based on early reports, and we reserve the right to amend and adjust as necessary as we gather more information. The word fog of war was invented for a situation like this. This is a fluid situation. We will consult with the Israelis on next steps in terms of the response and how to deal with what Iran has just done, and we will continue to monitor for further threats and attacks from Iran and its proxies. We are particularly focused on protecting U.S. service members in the region. And with that, I'll take just a few questions. Yeah.
Thanks, Jake. Is the administration making any preparations to evacuate U.S. citizens from Lebanon or elsewhere in the region? We have been very clear for some time now that U.S. citizens should avail themselves of commercial means to depart Lebanon, given everything that's going on. We have said that from this podium, from multiple podiums. We continue to say that, but we have not begun triggering a non-combatant emergency evacuation, a NEO, and do not have an intention to do so at this time. If that changes, we'll let you know. But we continue to reinforce the point. American citizens in Lebanon should follow the guidance from the State Department, which is to find civilian commercial means to depart, because in extremis, we may not be able to get them out safely. Yes. Thanks, Jake. What is the U.S. view on whether Israel should retaliate, and what is your concern about this leading to a wider escalation of war in the region? We've had some initial discussions with the Israelis in the aftermath of this at the military level and also at the White House to Prime Minister's office level. We'll continue those conversations in the hours ahead. I'm not going to prejudge or get ahead of anything. We want to have some deep consultations with the Israelis, and I'll have more to report to you after we get the opportunity for deeper discussions. And escalation in the region? Obviously, this is a significant escalation by Iran, a significant event, and it is equally significant that we were able to step up with Israel and create a situation in which no one was killed in this attack in Israel, so far as we know at this time. We are now going to look at what the appropriate next steps are to secure, first and foremost, American interests, and then to promote stability to the maximum extent possible as we go forward. Yeah. Back in April, the president's message to Israel was to take the win when the U.S. and Israel were able to intercept the barrage of Iranian missiles. Is he recommending a similarly limited response this time? I will not, from this podium, share the president's recommendations. He will have the opportunity to share them directly. We're going to have, as I said, ongoing consultations with the Israelis this afternoon, this evening. It is too early for me to tell you anything publicly in terms of our assessment or in terms of what our expectations are of the Israelis or the advice that we will give them. So will he be speaking? तो ईरानी हमले पर व्हाइट हाउस की प्रेस वार्ता का सीधा प्रसारण आप देख रहे थे। व्हाइट हाउस के प्रवक्ता ने सीधे तौर पर कहा जो ईरान का हमला हुआ है इजराइल पर, उस मामले में वो अमेरिका के रुख की बात रख रहे थे। उनका कहना है कि अमेरिका ने सीधे तौर पर कहा है कि किसी भी स्थिति में इस युद्ध को रोकना का प्रयास अमेरिका का है। इसको लेकर के अमेरिका ने इजराइल के प्रधानमंत्री से भी बातचीत की है और उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि इजराइल के साथ अमेरिका पूरी मुस्तैदी के साथ खड़ा हुआ है इजराइल का साथ देने के लिए, इजराइल के नागरिकों का साथ देने के लिए। हालांकि व्हाइट हाउस के प्रवक्ता ने भी सीधे तौर पर कहा कि इस पूरे हमले में जो कि मिसाइल हमला हुआ है, किसी भी नागरिक की जान नहीं गई है। बहरहाल बढ़ेंगे अब अगली खबर की ओर। अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर अच्छी खबर आई है। सरकार का खजाना जीएसटी संग्रह से भर गया है। सितंबर महीने में जीएसटी राजस्व 1.73 लाख करोड़ रुपए से अधिक रहा है, जो पिछले साल की समान अवधि में 1.63 लाख करोड़ रुपए के मुकाबले 6.5% से ज्यादा है। सितंबर 2023 में ये 1,62,712 करोड़ रुपए रहा था। इस तरह जीएसटी राजस्व संग्रह में सालाना आधार पर 6.5% का इजाफा हुआ है। आंकड़ों के मुताबिक रिफंड के बाद सितंबर में नेट जीएसटी राजस्व संग्रह साल दर साल करीब 4% बढ़कर 1.53 लाख करोड़ रुपए रहा है। वहीं 2024 में अब तक कुल जीएसटी राजस्व संग्रह 10.1% से बढ़कर 9.13 लाख करोड़ रुपए हो गया है, जबकि 2023 की इसी अवधि में 8.29 लाख करोड़ रुपए का जीएसटी राजस्व संग्रह हुआ था। जमैका के प्रधानमंत्री डॉक्टर एंड्रयू होलनीस ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। जमैका के प्रधानमंत्री भारत के दौरे पर हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जमैका के प्रधानमंत्री की, जहां पर इस दौरान राष्ट्रपति भवन में उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की और विभिन्न विषयों पर महत्वपूर्ण बातचीत की। इसी के साथ ही समाचार में अभी के लिए इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की बाकी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। नमस्कार।